हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू KRS क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कंप्लीट किया। नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी कॉस्ट कंसेप्ट एंड कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। सो स्टूडेंट्स, सी कॉस्ट कंसेप्ट। अभी ये कॉस्ट कंसेप्ट क्या है तो वो हम देखेंगे। से स्टूडेंट, इट स्टेट्स दैट all assets are recorded in the books of accounts at their purchase price। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? that all assets, जो भी asset की वैल्यू हम बुक्स ऑफ अकाउंट में सभी जितने भी बिजनेस के assets है उसकी वैल्यू लिखते, तो वो वैल्यू कौन सी लिखनी चाहिए? तो इस कंसेप्ट के हिसाब से क्या बोलते हैं? इट स्टेट्स दैट ऑल assets are recorded in the books of account at their purchase price which include cost of acquisition, cost of transportation, installation एंड नॉट एट इट्स मार्केट प्राइस। यानी कोई भी असेट है तो उसकी कौन सी प्राइस लिखनी है हमें? जो हमने परचेज किया वो प्राइस लिखनी है या मार्केट वैल्यू लिखनी है? यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, फर्नीचर इज परचेज फॉर 3 लाख, ओके, एंड सेम कॉस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो उसकी प्राइस कॉस्ट क्या लिखी है बुक्स ऑफ अकाउंट में? 3 लाख लिखी है। इन केस द मार्केट वैल्यू उसकी हो गई है 1 लाख या 1,50,000, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड, ओके, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं? नॉट मार्केट प्राइस, बट एज पर दिस कंसेप्ट, एज पर कॉस्ट कंसेप्ट, एन असेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओके, यानी जिस कॉस्ट में वो परचेज किया था वो प्राइस लिखनी है, दैट इज द एक्वाइजेशन कॉस्ट रादर देन देयर करंट मार्केट वैल्यू। अभी कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन जो है, it will be the base for all further accounting. It does not mean that the asset will always be shown at cost. यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वो कॉस्ट में ही दिखाया जाएगा। It is recorded at cost at the time of its purchase, but is systematically reduced in the books value by charging depreciation। यानी जो भी depreciation है वो भी चार्ज होगा। See for example, जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि फर्नीचर की प्राइस 3 लाख है, बराबर। से इट विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स एट दैट फिगर ओनली irrespective of its market value. So under this concept, under cost concept, stability in price of assets while recording is achieved. Okay, so the balance sheet of company will continue to show only the acquisition cost एंड नॉट द प्रेजेंट वर्थ और प्रेजेंट वैल्यू। मार्केट में क्योंकि बहुत से कुछ भी चेंज हो सकते हैं। अभी कोई ये भी बोलेगा देन व्हाई देन दिस कंसेप्ट इज स्टिल एडॉप्टेड दो इट इज इनकंसिस्टेंट विद द रिलीवेंस कन्वेंशन। देयर आर सेवरल रीजन फॉर दिस। उसके बहुत से रीजन है, जैसे हम बोल सकते हैं प्राइमरी वन क्या हम बोल सकते हैं? ऑफकोर्स बहुत से लोग क्या जानना चाहेंगे कि असेट के लिए कितना पैसा दिया है, ना ही उसकी प्रेजेंट वैल्यू जानना चाहेगा। Moreover, the present value of assets constantly undergoes changes, with the result that if we were to record the asset on the basis of their present value, we would require to alter them practically every day। यानी अगर सपोज हम ऐसा सोचे कि नहीं हमें प्रेजेंट वैल्यू असेट की वही लिखनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू तो रोज के रोज भी चेंज हो सकती है, चेंज होती भी है। तो ये प्रैक्टिकल तो नहीं है कि डेली हम चेंज करते जाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। This will introduce a degree of instability in the accounts, which would considerably reduce their effectiveness and acceptance. Furthermore, the cost of recording values on a continuous basis would be so time consuming and expensive. यानी बार बार अगर हम प्रेजेंट वैल्यू लिखना भी चाहते हैं तो बार बार कंटिन्यूसली वो चेंज करना वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, एक्सपेंसिव भी है। और कोई भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी जो हम वैल्यू लिखते हैं उसका कुछ ना कुछ तो सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए। सो द सोर्सेज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू आल्सो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सो दिस कॉस्ट कंसेप्ट ये बहुत से लोग एक्सेप्ट करते हैं कि जो प्राइस में एक्वाइजेशन जो कॉस्ट है वही लिखना है। इट शुड बी नोटेड दैट द कॉस्ट कंसेप्ट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ओनली इन रिलेशन टू असेट्स दैट आर हेल्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज फॉर यूज ओवर अ लॉन्ग टर्म एंड where their values undergo significant changes। ये कॉस्ट कंसेप्ट मोस्टली कहाँ पे ज्यादा करके एप्लीकेबल होगी, यानी किसके लिए प्रॉब्लम? अभी कैश है, डेटर्स है, उसकी तो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, पर ऐसे क्योंकि डेटर्स भी अभी डेटर्स है तो उसका पैसा तो
शॉर्ट पीरियड में मिलने ही वाला है। पर ऐसी जो भी असेट है जो बिजनेस एंटरप्राइज के पास, बिजनेस के पास लॉन्ग टाइम तक है, तो वहां पे हमें ये कंसेप्ट ध्यान में रखनी है। ओके, तो कॉस्ट कंसेप्ट सिंपल, क्या ध्यान में रखना है? एन असेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज देयर एक्वाइजेशन कॉस्ट रादर देन द मार्केट वैल्यू ऑफ द दैट असेट। ओके, तो ये हो गया कॉस्ट कंसेप्ट। सो हमने थर्ड वन कंप्लीट किया है, कॉस्ट कंसेप्ट। अभी हम देखते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कौन सा हम देखेंगे? कंसिस्टेंसी। तो अभी कंसिस्टेंसी कंसेप्ट सबसे पहले हम देखते हैं कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। CONSISTENCY, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी यानी क्या हम बोलते हैं ना, कंसिस्टेंट है क्या, थिकनेस, समथिंग स्टेज द सेम, इज डन इन द सेम वे और लुक्स द सेम। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अगर कुछ पेंट अप्लाई किया है तो पेंट यूनिफॉर्मली कंसिस्टेंटली अप्लाई हुआ है क्या। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी यानी क्या, द सोल पर्पज, सोल मेन पर्पज ऑफ कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और वी कैन से कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल is to ensure that transactions or events are recorded in the same way from one accounting year to the next accounting year। जो भी ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हम पॉलिसी फॉलो करते हैं, तो वो एक अकाउंटिंग ईयर से नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर तक, यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में भी वो क्या प्रिंसिपल जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, पॉलिसी हम जो भी फॉलो कर रहे हैं, वो सेम होना चाहिए, बार बार बदलना नहीं चाहिए। कंसिस्टेंटली एक ही तरह की पॉलिसी हमने फॉलो करनी चाहिए। बिजनेस में बार बार चेंज नहीं लाना चाहिए पॉलिसी में कि एक टाइम में, एक साल में हमने ये पॉलिसी फॉलो किया, दूसरा साल में हमने दूसरी पॉलिसी फॉलो की है, एक साल हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड डेप्रिसिएशन का फॉलो कर रहे हैं, दूसरे साल रिड्यूसिंग बैलेंस, वापस थर्ड ईयर हम चेंज कर रहे हैं कुछ, तो क्या होता जाएगा, कोई भी दो अकाउंटिंग ईयर को हम कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या बोलती है? एनी पॉलिसी एडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग शुड बी कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट थ्रू आउट द बिजनेस and it need not be changed generally unless and until circumstances demand। कुछ मेन कुछ रीजन है तो ही चेंज होना चाहिए। In other words, business should not use a certain accounting method one year and a different accounting method next year. It implies that a business must refrain from changing its accounting policy unless on reasonable ground। कुछ मेन रीजन हो तो चेंज करो भाई, बार बार क्यों चेंज कर रहे हो। However, it does not stop any improvement of new technique, but that should be disclosed with a note। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं तो क्या हम भाई नया टेक्निक लाए ही नहीं क्या, कुछ नया है तो वो लाना ही नहीं है क्या, कुछ इम्प्रूव नहीं करना है क्या, नहीं, कुछ चेंज करना है, इंपॉर्टेंट है तो चेंज करो, पर वहां पे कुछ नोट भी डिस्क्लोज करो और बार बार वो चेंज नहीं होना चाहिए। सी ऑडिटर्स भी जो है बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करते हैं, 2 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट कंपेयर करते, तो वो भी क्या चाहेंगे कि क्लाइंट्स ने फॉलो करना है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल so that the results reported from period to period are comparable। So the main objective of this consistency principle is to avoid any intention from management using an inconsistent approach to manipulate the financial information to ensure their financial statements looks healthy। कभी कभी मैनेजमेंट वाले ऐसे भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट करेंगे अकाउंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हाँ चलो, इस साल हम ये मेथड यूज करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, दूसरे साल को चेंज करते हैं प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्दी दिखेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कंसेप्ट फॉलो करनी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंट मेंटेन करते वक्त। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी एडॉप्ट्स फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ दैट एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सपोज कंपनी एक्स है, कंपनी एक्स हैज बीन यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी असेट की वैल्यू जो कम होती है, रिड्यूस होती है, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन के मेथड से, जैसे एफआईएम मेथड से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो एक कंपनी एक्स है जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो कर रहा है फॉर इट्स फैक्ट्री इक्विपमेंट। सो एज पर दिस कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, इट शुड कंटिन्यू टू यूज दिस मेथड
for this equipment in the following some periods, and if the company want to change it to another depreciation method, say straight line method, if company want to change depreciation method from reducing balance method to straight line method, then it must provide in its financial report. फाइनेंशियल रिपोर्ट में देना चाहिए रीजन फॉर सच ए चेंज, क्यों चेंज कर रहे हैं भाई, नेचर ऑफ चेंज, क्या क्या चेंज कर रहे हैं, एंड द इफेक्ट्स, उसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन आइटम सच एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसका, तो ये सब नोट में दिखाना चाहिए. और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सपोज कंपनी एक जेड है, ओके, जेड इज अ शू रिटेलर कंपनी. इट यूज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ स्टॉक इन्वेंटरी वैल्यूएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ शूज. जो भी स्टॉक रहता है तो स्टॉक के लिए कंपनी वाले मेथड फॉलो करते हैं, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट रहता है, वेटेड एवरेज इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड रहता है स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. ओके, तो ये जेड जो रिटेलर है उन्होंने अपने एक ब्रांच में एफओ यानी फीफो मेथड यूज कर रहा है, और दूसरे सेम टाइप ऑफ शूज के लिए दूसरे ब्रांच बी में वो वेटेड एवरेज इन्वेंटरी मेथड यूज कर रहा है. तो यहाँ पर जो ऑडिटर है वो भी इन्वेस्टिगेट करना चाहेगा, अरे कुछ स्पेशल रीजन है क्या, अलग अलग मेथड एक ही टाइप के आइटम के लिए दो अलग अलग दो ब्रांच में क्यों कर रही है ये कंपनी. तो वैसा नहीं होना चाहिए, अगर है तो कुछ स्पेसिफिक रीजन है क्या. ओके, तो यहाँ पे यानी कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस में जो भी पॉलिसी, जो भी प्लान्स, जो भी यानी कंपनी वाले जो भी टेक्निक्स फॉलो करते हैं, मेथड फॉलो करते हैं अकाउंटिंग, तो वो थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट होनी चाहिए. बार बार रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए. ओके, और अगर कुछ चेंज लाना भी है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए, एंड इट शुड बी डिस्क्लोज्ड विद अ नोट. तो यहाँ पे हम इस वीडियो में हमने कॉस्ट कंसेप्ट एंड कंसिस्टेंसी कंसेप्ट देखा है. स्टूडेंट्स, हम जो अभी आगे के चैप्टर में कुछ हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, पर उसके लिए ये सब बेस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपकी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए. ओके, सो आई एम टेकिंग टाइम टू explain these concepts because these are also very important. Okay, thank you students, have a good day.